हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 16 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत का आप कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा उसके लिए 100% महत्वपूर्ण होगा ही होगा। आप यूपीएससी का वनडे एग्जाम दीजिए जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, पीसीएस का कहीं का एग्जाम दीजिए जैसे यूपी का पीसीएस है, झारखंड का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, कहीं भी पीसीएस हम लोग देते हैं तो क्या होता है 30 से 40 क्वेश्चन क्या होता है करंट अफेयर का ही होता है उसमें सिर्फ। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण 100% साबित होगा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका नोएडा, दूसरा ऑप्शन क्या है मुंबई, तीसरा ऑप्शन क्या है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन क्या है सूरत। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुंबई में है किया गया है डबल डेकर एसी बस का उद्घाटन। ठीक है। डबल डेकर एसी बस का उद्घाटन जो किया गया है ये फुली एसी बस है। हम लोग ये तो बात जान लिए हैं, लेकिन इस बस में मिलेगा क्या क्या चीज, तो इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा। हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा लड़कियों से छेड़खानी होता है महिलाओं के साथ और बहुत ज्यादा सामान भी चोरी हो जाता है, तो उससे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा तो बचाव होगा। और इसका जो दरवाजा रहेगा ऑटोमेटिक रहेगा, मतलब स्वचालित रहेगा। रुकेगा बस तो ये अपने आप खुल जाएगा और क्या होगा कि ये चलने के पहले क्या होगा ये अपने आप गेट बंद हो जाएगा। ठीक है। और ये जो चार्जिंग इसका टाइम कितना है, तो 80 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए अगर जानकारी के लिए। ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहां से कहां तक चलेगा, तो कुर्ला बस डिपो से वाद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में चलेगा। ठीक, इतना बात याद। अगर मुंबई का हम लोग बात कर रहे हैं तो साथ में महाराष्ट्र भी तो जरूरी आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक, हम लोग जानते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 1 मई 1960 ईस्वी का इसका स्थापना हुआ था। इसके साथ एक और राज्य का स्थापना किसका हुआ था, तो किसका हुआ था, गुजरात का। ठीक, ये बात हम लोग जानते हैं। और इसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अगर यहाँ कितना डिस्ट्रिक्ट है ये पूछे तो आपका 36 बता देना है। ये बात याद रखना है। और यहाँ का अभी नया गवर्नर कौन बने हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। तो रमेश बैस यहाँ के अभी गवर्नर बने हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे है। ठीक, उप मुख्यमंत्री अगर पूछे तो कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस है। और यहाँ पर सदन कैसा है, तो 2 सदन वाले ये राज्य है। 2 सदन वाले राज्य कितना है, तो 6 है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन है अभी बताते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है, तो 288 है। अब विधान परिषद का सीट कितना है, तो 78 है। ठीक है। और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 19 है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 48 है। पहला तो हम लोग जान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की बात आए तो संसद किससे किससे बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो संसद किससे किससे बनता है, पार्लियामेंट किससे किससे बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और किससे बनता है, प्रेसिडेंट। अपना 3 गो से मिलकर बनता है, मतलब कि लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए और उसमें राष्ट्रपति होंगे, तो ये तीनों को मिलकर क्या बनेगा, संसद बनेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, पहले हम लोग जान लेते हैं कि 6 राज्य कौन कौन सा है जहां पे 2 सदन वाले हैं, तो हम लोग पेयर में याद करते हैं। पहला क्या है, तो महाराष्ट्र, और दूसरा क्या है, कर्नाटक। पहला पेयर बना लीजिएगा। दूसरा पेयर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो दूसरा पेयर हो गया। तीसरा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो तीसरा पेयर आपका हो गया। मतलब 6 राज्यों में क्या है, 2 सदन वाले राज्य है। और दूसरा क्या चीज याद रखिएगा इसमें, कि महाराष्ट्र है जो किससे किससे अगर बाउंड्री टच करता है, तो इधर याद रखिएगा गुजरात से करता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे तेलंगाना से और यहाँ पे कर्नाटक से। इधर अरेबियन सी से बाउंड्री टच करता है। जो अरेबियन सी किसका पार्ट है, ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन का किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा किया है, तो ये आपका ऑप्शन है और इसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एचडीएफसी बैंक। दूसरा क्या है, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने ये जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है बेस्ड
क्वाइन बेंडिंग मशीन। क्यूआर कोड बेस्ड क्वाइन बेंडिंग मशीन होता क्या है कि हम लोग पहले क्या जानते थे कि आप अगर बेंडिंग मशीन में क्या डालते थे, नोट डालते थे, तो वो क्या देता था, क्वाइन दे देता था। उसके बदले में जितना का आप नोट डालते थे उसके बदले में क्या देता था, क्वाइन देता था। लेकिन अब क्या होगा कि आप वहां पर जाइएगा, ये मशीन एटीएम की तरह रहेगा और वहां पर आप क्या करिएगा, स्कैन करिएगा और आपको अगर 10 रुपए का क्वाइन लेना है तो 10 रुपया का उसमें शेयर करिएगा आप पैसा, और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उतने के बदले आपको क्वाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि क्वाइन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा कभी कभी क्वाइन का जरूरत पड़ जाता है, तो इसके लिए ये काम शुरू किया गया है। तो कौन किया है, तो आरबीआई किया है। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, ये आरबीआई किया है और ये क्या होगा, इससे क्या होगा, सिक्कों को आसानी से उपलब्धता हो जाएगा। पहले तो ये कितना शहर में किया जाएगा, तो 12 शहरों में 19 लोकेशनों पर ये लॉन्च किया जाएगा और बाद में क्या किया जाएगा, धीरे धीरे सभी शहरों में, मतलब स्टेट के सभी जिलों में, सभी शहरों में ये एटीएम की तरह शुरू कर दिया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसका अगर पूछे कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ये अब हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर आरबीआई के बारे में हम लोग जाने, आरबीआई के बारे में जाने, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था, हम लोग जानते हैं। और इसको पहले कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था, तो पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में। लेकिन 1937 ईस्वी में क्या हुआ, इसको कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो मुंबई में बदल दिया गया। ये हम लोग जानते हैं और ये जान भी गए अगर नहीं जानते हैं तो। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। इसको नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक, अगर यहाँ पर अभी हम लोग जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूआर कोड बेस्ड क्वाइन बेंडिंग मशीन को किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा किया है, तो ये आपका ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एचडीएफसी बैंक। दूसरा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि क्यूआर कोड बेस्ड क्वाइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने की घोषणा किया है। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। और इसके जो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास ने, वो ये क्या किए हैं कि इसका घोषणा करने की बात किए हैं। और ये जो होगा क्या होगा, पायलट प्रोजेक्ट पर आगे जाके होगा। मतलब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये सभी जगह पे जैसे एटीएम अभी उपलब्ध है उस तरह से उपलब्ध किया जाएगा। एक है क्या बेंडिंग मशीन, तो हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्यूआर कोड बेस्ड बेंडिंग मशीन जो होगा ये है क्या आखिर में। तो ये काम करेगा क्या कि हम लोग पहले क्या होता था कि एटीएम के जैसा होता है। ठीक है, उसमें आप पहले अभी मतलब इस पे नोट डालिएगा तो इसके बदले आपको क्या दे देगा, एक क्वाइन दे देगा। अगर 10 रुपया का नोट डालिएगा तो उसके बदले आपको सिक्का दे देगा। लेकिन अब क्या होगा कि आप जाइएगा, उसको स्कैन करिएगा, जैसे कि यूपीआई को हम लोग पेटीएम को स्कैन करते हैं और पैसा पे कर देते हैं, ठीक उसी तरीका से आप जाइएगा और इसको स्कैन करिएगा। अगर यहाँ पर आपका 50 रुपया कटवाइएगा तो यहाँ पर आपके उधर उसके 50 रुपये के बदले क्या मिल जाएगा, आपको क्वाइन मिल जाएगा। और बहुत हम लोग जानते हैं कि बहुत कभी कभी होता है कि क्वाइन के लिए भटकना पड़ता है इधर उधर, तो वो उससे छुटकारा मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि सिक्कों की उपलब्धता में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा और इधर उधर जाने से हम लोग बच जाएंगे और अपना टाइम भी बच जाएगा। अभी जो ये प्रोजेक्ट है 12 शहरों में शुरू होगा, 19 लोकेशन में। ठीक है, 12 शहरों में 19 लोकेशन में अभी बड़ा शहरों में शुरू किया जा रहा है। और बाद में ये आगे देखा जाएगा कि ये सही सक्सेस हो रहा है तो बाद में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सभी जगह पे उपलब्ध करा दिया जाएगा आसानी से। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पहले कहाँ हेडक्वार्टर था, तो कोलकाता में था, जो 1937 में क्या किया गया, कोलकाता से कहाँ ला के किया गया, तो मुंबई में किया गया। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है कि कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। और अभी यहाँ का गवर्नर कौन है,
तो शक्तिकांत दास है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। ये भी हम लोग को बात याद रखना चाहिए। और अभी यहाँ पर रिजर्व मनी कितना है? तो ये हमेशा बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा जो बजट का होता है वो वाला इकोनॉमी सर्वे वाला होता है मेन, तो ये वाला याद रखिएगा। तो कितना है अभी? 682 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर इसका कार्य के बारे में बात करें, इसका वर्क क्या है आरबीआई का, तो आरबीआई का मेन काम क्या है कि ये नोटों का निर्गम को नियंत्रण करना है, और जो देश के हित में मुद्रा और ऋण को प्रणाली को परिचालन करना इसका मेन काम है। लेकिन फिर भी एक क्या करता है कि ये मौद्रिक नीति एक बनाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, उस मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है, जो बढ़ता और घटता है, महंगाई जो बढ़ता और घटता है, उसको क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। ना तो महंगाई बढ़ना चाहिए और ना महंगाई घटना चाहिए। महंगाई कहां से कहां तक, इन्फ्लेशन कहां से कहां तक रहना चाहिए, इसको ये निगरानी करता है। कौन, किसके तहत आरबीआई करता है? तो मौद्रिक नीति को तैयार करके ये उसके थ्रू ये नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर और इसका काम क्या है? विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करना है, मुद्रा जारी करना है, उसको विनियमन करना है, परिचालन करना है। परिचालन योग्य ना रहे वो मुद्रा, मतलब कि आपके पास नोट है 100 रुपया का, वो खराब हो गया तो आप आरबीआई के पास दे दीजिएगा। वो आरबीआई क्या करेगा? उसको डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, उसी नंबर से एक नया नोट बना देगा। ठीक है, अरे क्या है, सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। पैसा घटता है तो सरकार को पैसा देता है, और बैंकों का बैंकर के रूप में भी एक काम करता है। अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर होता है तब उसको कर्ज देता है, और उससे वो छुटकारा भी आगे जाकर पाता है। और क्या होता है कि बैंक को पैसा की कमी आता है तो कहाँ से? वो आरबीआई के पास से ही लोन लेता है। ठीक है, साख को नियंत्रण रखता है। अगर कोई मान लीजिए कि बैंक है और वो गलत काम कर रहा है तो उसको भी वो नियंत्रण में रखता है। उसका ज्यादा करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। ठीक है, मुद्रा लेन देन को नियंत्रण करता है, ये तो हम लोग पहले ही जान गए थे। तो इतना इसका कार्य है, मतलब कि वर्क है, ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सऊदी अरब ने 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन एक भेजेगा। उसमें क्या होगा कि एक महिला लेडी, मतलब कि लेडीज जाएंगे। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अगर सऊदी अरब कंट्री का जब बात होता है और वहां पर महिला अगर कोई भाग ले तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां पर महिला को ज्यादा छूट नहीं दिया जाता है। तो कौन बनेंगे? तो ये आपको बताना है। तो पहला है बज एल्ड्रिन, दूसरा है रेना बर्नावी, तीसरा क्या है? चार्ल्स वॉल्डन, और चौथा क्या है? एलन विन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? रेना बर्नावी इसका सही उत्तर है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सऊदी अरबिया क्या है 2023 के अंत में एक अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। उसमें पहली महिला कौन बनेगी? रेना बर्नावी बनेंगे, और उनके साथ एक पुरुष कौन जाएंगे? तो अली अल करनी उनके साथ ये जाएंगे। ठीक है, एक कितने दिन के लिए जाएंगे? तो 10 दिवसीय, मतलब 10 दिनों के लिए जाएंगे। ठीक है, रेना बर्नावी जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 10 दिनों के लिए जाएंगे, और कौन जाएंगे साथ में? अली अल करनी। अगर इसका हम लोग बात करें सऊदी अरबिया की बात में, तो ये रियाद इसका क्या है? कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ का करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल है यहाँ का करेंसी। यहाँ पर किंग अभी कौन है? तो सलमान ऑफ सऊदी अरबिया है, मतलब सलमान है। ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन क्या है? तो 3.5 करोड़ के करीब करीब यहाँ का पॉपुलेशन है। ये आपका 7 देश से क्या करता है? बाउंड्री टच करता है, जिसको हम लोग अभी भी मैप कर देखते हैं। तो किससे किससे बाउंड्री टच करता है? तो इधर क्या करता है? जॉर्डन से करता है। इजिप्ट से बाउंड्री या इजराइल से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये याद रखिएगा। इराक से बाउंड्री टच करता है, कुवैत से करता है, कतर से करता है, यूएई से करता है, और ओमन से करता है, और आपका यमन से करता है। इधर रेड सी से ये बाउंड्री टच करता है, इधर पर्सियन गल्फ से करता है। पर्सियन गल्फ किसके किसके बीच में है? तो यूएई और ईरान के बीच में। और इधर से अगर देखिएगा तो किसके किसके बीच में हो गया? आपका सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में। ये पर्सियन गल्फ जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसके लिए भी हम लोग को याद रखना चाहिए पोर्शन। ठीक है, और नीचे क्या है? अरेबियन सी क्या है, और इधर क्या है? गल्फ ऑफ अडन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन क्या है? गुरुग्राम, चौथा ऑप्शन क्या है? हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हैदराबाद में किया जाएगा, मतलब तेलंगाना के राजधानी जो है हैदराबाद, वहां पर ये फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। और किनके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं और जो पर्यटन मंत्री हैं उन किशन रेड्डी, उनके साथ
दोनों मिलकर क्या किया कि हैदराबाद में FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाए। और ये जो फॉर्मूला 1 है, जो क्या मतलब फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो मतलब कि इलेक्ट्रिक कार रेस की जो मेजबानी होगा इंडिया में क्या होगा, हैदराबाद में क्या होगा, ये पहला भारतीय शहर बनेगा और दुनिया का ये 30वां शहर बनेगा जहां पे ये किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो हैदराबाद में किया जा रहा है। ठीक, अगर हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो हम लोग तेलंगाना की भी बात कर लेना चाहिए। तेलंगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तेलंगाना जो है अपना सबसे लास्ट में ये राज्य बना था 2014 में। ठीक है, 2014 में ये बना किससे छट के, तो ये आंध्र प्रदेश से छट के ये बना था 2014 में। और इसका जो राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद में। और सबसे बड़ा सिटी भी क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 33 इसका डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ का कोई गवर्नर पूछे आपको तो कौन है, तो तमिलिसाई सुंदर राजन है। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो के चंद्रशेखर रॉय है। और यहाँ पर कैसा मतलब लेजिस्लेचर कैसा है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब 2 सदन वाले ये भी राज्य है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ का असेंबली मतलब कि विधानसभा का सीट कितना है, तो 119 है। और विधान परिषद का सीट कितना है, मतलब काउंसिल का सीट कितना है, तो 40 है। यहाँ पर आपका काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो 7 है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 17 है। ये बात याद रखिएगा। राज्यसभा को अपर बॉडी भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, और हाउस ऑफ पीपल भी किसको बोला जाता है, मतलब लोगों का जो सरकार कहाँ किसको बोलते हैं हम लोग हमेशा, किसको बोलते हैं, तो लोकसभा को भी बोलते हैं, और लोअर सभा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तेलंगाना का अपना एक उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो हम लोग देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में सीट का, अगर ये राज्य बहुत बड़ा भी है फिर भी यहाँ पर सीट कम है, तो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन से सीट बढ़ता है। अगर बिहार का पॉपुलेशन हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन, राजस्थान भले ही बड़ा रहे लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सीट ज़्यादा रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र है। और जनतंत्र में लोगों का शासक होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक, तो किसके थ्रू होता है, जनता से, मतलब कि जनता के अनुसार से यहाँ पर सीट दिया जाता है। अगर संसद की बात करें तो संसद किससे किससे मिलकर बनता है, तो संसद 3 से मिलकर बनता है। पहला आपका हो गया लोकसभा, ठीक है, दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा क्या हो गया, प्रेसिडेंट। मतलब ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर महाराष्ट्र से, इधर आपका कर्नाटका से, इधर आंध्र प्रदेश से। और ये बात याद रखिएगा कि ये उड़ीसा से बाउंड्री टच नहीं करता है। बहुत सारा मैप में दिया हुआ रहता है कि उड़ीसा से तेलंगाना बाउंड्री टच करता है, तो ये गलत दिया हुआ होता है। ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ से बाउंड्री टच करता है, 4 राज्यों से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, देवाशीष मित्रा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनीश कुमार शर्मा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अनिकेत सुनील तलाटी। और चौथा ऑप्शन क्या है, रंजीत कुमार अग्रवाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका अनिकेत सुनील तलाटी। ठीक है, ICAI का नया परिषद का भी चुनाव हुआ था, उसमें 1 साल के लिए क्या हुआ कि किनको बनाया गया, अनिकेत सुनील को अध्यक्ष बनाया गया, और रंजीत कुमार को क्या बनाया गया, रंजीत कुमार अग्रवाल को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और इसका स्थापना अगर पूछे कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1949 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अश्विनी वैष्णव। दूसरा ऑप्शन क्या है, देव सिंह चौहान। तीसरा ऑप्शन क्या है, विनीत पांडे। और चौथा ऑप्शन क्या है, आलोक शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो अभी है क्या क्या लिए हुए हैं, तो रेल मंत्री और संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और रेल मंत्री भी यही हैं। और इनके द्वारा अश्विनी वैष्णव के द्वारा न्यू दिल्ली में ये अमृत पैक्स 11 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला ये समारोह का उद्घाटन किया गया था। ये बात हम लोग जानते हैं। और ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक भाग भी है। और ये इसका मेन विषय क्या था, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव नया भारत,
दूसरा क्या था कि नारी शक्ति, तीसरा क्या था युवा शक्ति, चौथा क्या था प्रकृति वन्य जीवन और भारत की संस्कृति और इतिहास इसके विषय में शामिल था। इसमें उपस्थित और भी मंत्री कौन थे, तो संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान थे, ठीक है, और सचिव जो थे डाक विभाग का विनीत पांडे भी यहाँ पे उपस्थित थे इस कार्य में। इतना हम लोग को बात याद रखना चाहिए। मेनली तो याद क्या रखना है कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है। इसका विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा याद रखना चाहिए क्योंकि विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या था विषय, ये तो हम लोग देख लिया, आजादी का अमृत महोत्सव और नया भारत, नारी शक्ति, युवा शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन, भारत की संस्कृति और इतिहास इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मुंबई में 11 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में क्या हुआ कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किया जा रहा है, उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है संस्कृति मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन क्या है विदेश मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन क्या है पर्यटन मंत्रालय और चौथा ऑप्शन क्या है स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ये है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 11 से 19 फरवरी के बीच में जो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये मुंबई में हो रहा है। ये बात अगर मुंबई में है तो आप वहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं, मजा ले सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, अरे जो है पहले जो अभी राज्यपाल थे अभी तो चेंज हो गए हैं, ये श्री भगत सिंह जो थे ये इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। ठीक, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में क्या होगा कि यहाँ पर संस्कृति जो है अपना, हम लोग जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा संस्कृति पाया जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तरह तरह का मौसम पाया जाता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छा है, कहीं गर्म रहता है, कहीं ठंडा रहता है, कहीं बर्फ गिर रहा है। तो ये बहुत तरह का यहाँ पर संस्कृति है, तो उसको आदान प्रदान करता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। तो इसलिए ये किया जाता है और इस बार कहाँ किया जा रहा है, तो मुंबई में किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए भारत ने विशेष दौर का वार्ता कहां पर आयोजित किया गया, भारत में कहां किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है पंजाब, दूसरा ऑप्शन क्या है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन क्या है न्यू दिल्ली और चौथा ऑप्शन क्या है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है न्यू दिल्ली में। जब ऐसा बात रहे, मतलब कि आर्थिक की बात रहे, अर्थव्यवस्था की बात रहे और जब विदेश का जो मेन बात रहे तो कहाँ पे होता है, अपना कैपिटल में ही होता है, अपना राजधानी में ही ज्यादा तक होता है। सारा तो नहीं होता लेकिन ज्यादा तक ये अपना राजधानी में ही होता है। तो कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये बात याद रखिएगा। 8 से 11 फरवरी तक की अवधि तक ये चला है और ये न्यू दिल्ली में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विशेष एक दौरा हुआ। ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इस पर बात क्या किया गया, मेनली क्या क्या चीज पे बात किया गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या किया गया, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के बारे पे इसमें बात किया गया। मतलब कि ऐसा अर्थव्यवस्था हो कि लोगों को सभी चीज को समय पर पूर्ति होते रहे। स्वच्छ अर्थव्यवस्था हो, मतलब ऐसा ना हो कि क्या हो कि आप अर्थव्यवस्था को बढ़ाना तो चाह रहे हैं लेकिन आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पेड़ पौधा को काटते जा रहे हैं, आप कोल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि पहले के लोग जो आएंगे, आगे वाला जो आएंगे उनको मिलेगा भी नहीं, ऐसा यूज नहीं करना है। सभी को बचाते हुए अच्छा से, मतलब स्वच्छ अर्थव्यवस्था को लेकर चलना है, निष्पक्ष भी लेकर चलना है। ठीक है, इसका स्थापना अगर पूछे तो कब हुआ था, तो 2022 में हुआ था। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए, 2022 में हुआ था। और इसमें अभी कंट्री कितना है, तो 14 कंट्री है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ पे होता है, तो जो इंडो पैसिफिक का मतलब क्या हुआ, जो इंडियन ओशियन है और जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशियन है, इसके बीच के ये इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में 2023 में क्या हुआ कि दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग ने दिव्य कला मेला का आयोजन किया है, वो कहाँ पे किया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका इंदौर है, दूसरा ऑप्शन क्या है मुंबई है, तीसरा ऑप्शन क्या है कानपुर है, चौथा ऑप्शन क्या है ओडिशा है। तो इसका सही उत्तर क्या है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 16 से कितना फरवरी तक चलेगा, 25 फरवरी तक चलेगा। और इसमें क्या हुआ है कि कौन इसमें लिया है भाग, मतलब कौन इसका भूमिका निभाया है, कौन मंत्रालय इसमें सहायता दिया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के करीब करीब 200 दिव्यांग को क्या किए हैं, जो कारीगर और कलाकार हैं और उद्यमी है, जो मतलब बिजनेसमैन है, उनको बुलाया गया है और उनको कौशल का प्रदर्शन
करने के लिए बोला गया है, ताकि इससे क्या होगा, लोगों में मोटिवेशन होगा और भी जो दिव्यांगजन लोग हैं वो काम करने के प्रति आगे अग्रसर होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। कौन मंत्रालय काम कर रहा है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पे काम कर रहा है। ये बात तो कम से कम याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक, प्रतिनिधि बैठक कहां पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है इंदौर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर में ये बैठक किया गया। हम लोग जान रहे हैं कि इस बार भारत ही G20 का बैठक कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है हुआ कि कृषि कार्य समूह की पहली जो कृषि प्रतिनिधियों की जो बैठक हुआ 13 से 15 फरवरी के बीच में हुआ। कहां पर आयोजित किया गया, तो MP के इंदौर में किया गया है। इसका मुख्य आकर्षण का जो बात है, प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण क्या था, पशुपालन और मत्स्य पालन और स्टॉलों के पौष्टिक खाद्यान्न पर इसका क्या था, आकर्षण। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की गठन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में ये गठन हुआ था इसका। और ये राजधानी, यहाँ इसका राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। और इंदौर है सबसे बड़ा शहर, और ये सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर भी है। और 6 वर्ष से लगातार ये स्वच्छता के प्रति ये जीत भी रहा है, ये हम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा साफ है। और क्या है, यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो गंगूभाई छगन भाई पटेल है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर सदन कैसा है, तो एक सदनीय है। और यहाँ पर लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा का सीट कितना है, तो 230 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 29 है। और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 11 है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर अपना इसका उच्च न्यायालय भी है, मतलब कि कहाँ पर उच्च न्यायालय है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश के बारे में देखिए तो ये हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये बीचे बीच में इंडिया का है। और दूसरा बात क्या है कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर राजस्थान से करता है, इधर गुजरात से करता है, इधर मध्य प्रदेश से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से भी करता है, और इधर किससे करता है, यूपी से करता है। इतना से बाउंड्री टच करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है आपका 11 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 13 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 25 फरवरी और पांचवा ऑप्शन क्या है 15 फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। एक इसमें क्या रखा गया था, एक अभियान चलाया गया था 3 साल के लिए, 2021 से 2023 तक। तो ये समाप्त भी होगा इसी साल। और इस बार का जो विषय क्या है, तो बेटर सर्वाइवल इस बार का विषय है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।